गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 11th का मोल कंसेप्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मोल कंसेप्ट में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए थे। व्हाट इज एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो सब क्या होते हैं, डाल्टन्स एटॉमी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग देखे थे। मॉलिक्यूल से रिलेटेड मॉलिक्यूलर वेट हम लोग देखे थे कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अब हम लोग मोल की तरफ बढ़ते हैं। मोल की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखो जी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जैसे एटम का कॉम्बिनेशन, जैसे एग्जांपल किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे दिया हुआ है NH3, H2O, H2SO4, H3PO4 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो आप तो पहले ये पता कर सकते हो कि भाई उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ओके, और उस मॉलिक्यूलर वेट के हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट के हेल्प से उस एक मॉलिक्यूल का वेट पता कर सकते हैं। ये तो हम लोग लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि भाई मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या है। आपको अगर एक मॉलिक्यूल का वेट या फिर एक एटम का अगर वेट पता करना है तो उसमें किस यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? mu से, mu लगाते हैं। जैसे मास ऑफ H2O molecule, what will be the mass of H2O molecule? That is the 18। अगर हम पूछे मास ऑफ 1 H2O molecule तब आप क्या करते थे? 18 mu आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से एटम का भी हम लोग देखे थे। जैसे हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई? 4। अगर हम पूछे व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, देन कितना आंसर हो जाएगा? 4 mu। ये सब हम लोग लास्ट क्लास हम लोग देख लिए थे। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन अपन गैदर कर सकते हैं। तो यार इससे तो हम लोग एक चीज पता कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उस मॉलिक्यूलर वेट के हेल्प से उस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का हम लोग वेट पता कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के हेल्प से एक मॉलिक्यूल का हम लोग वेट पता कर सकते हैं। ये तो दो इंफॉर्मेशन है। और इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो वी कैन इमेजिन डायरेक्टली दैट वन मॉलिक्यूल। ओके, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो हम लोग इसको इमेजिन कर लेना है कि एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन करते हैं और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक मॉलिक्यूल। हम लोग डायरेक्टली इमेजिन करेंगे कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज द वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल है तो वन मॉलिक्यूल में अब हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि ये जो है इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं भाई? इंडेक्स, ठीक है। तो H2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। सल्फर के पास यहाँ पे कुछ नहीं रहे, नथिंग इज रिटेन, देन हम लोग क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। मतलब इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। क्लियर है? और सल्फर के कितने एटम हैं? 1 सल्फर के एटम। और ऑक्सीजन के कितने एटम है भाई? 4 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इमेजिन करेंगे। हमको ये पता है कि भाई H2SO4 में बॉन्डिंग के सिचुएशन से सभी एटम अरेंज होंगे, लेकिन अभी हम लोग बॉन्डिंग तो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग मोल कंसेप्ट में हम लोग जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा तो हम लोग क्या इमेजिन करेंगे? दिस विल द वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, उसको फटाक सा मान लेना, ठीक है। जैसे अगर इस NH3 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे कि भाई वो एक मॉलिक्यूल है। तो बताओ इस एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है? ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है?
3 एटम। ये सब बॉन्डिंग में अरेंज होंगे, हम लोग बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, सब बॉन्डिंग से बंधे होंगे। लेकिन हम लोग मूल कंसेप्ट में हम लोग ये मान लेना है कि भाई इस एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम है। क्लियर है ऐसा बात? अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हो जाएंगे, फिर हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, तो टोटल एटम कितने हो गए? 4, 5 और 2, 7। तो अगर एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो अगर हम बोले कि 20 H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, तो 140 एटम, 140 एटम। क्लियर है सब बात? तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग क्या बोले कि भाई जब भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसको हम लोग एक मॉलिक्यूल हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मोल की तरफ। अब हम लोग मोल देखते हैं भाई कि मोल क्या होता है। तो मोल इज ए यूनिट टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस। मोल एक यूनिट है, जैसे सिंपल अगर हम समझाएं कि एक यूनिट आप एक पढ़े होंगे डजन। डजन, तो डजन एक यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग 12 देखें तो बोलते हैं 1 डजन, 24 देखें तो हम लोग कितने डजन बोलेंगे? 2 डजन, 6 देखें तो बोलते हैं हाफ डजन। तो डजन क्या है? एक यूनिट है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 डजन में कितना? 12, 2 डजन का मतलब 24, हाफ डजन का मतलब 6। उसी तरह से डजन और मोल में बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि भाई डजन के जैसा ही मोल एक यूनिट होता है। मोल क्या होता है? यूनिट होता है और एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और दैट कॉम्प्लिकेटेड नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है? और इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन कैपिटल ए। ओके, तो हम लोग क्या बोले कि भाई डजन क्या होता है? यूनिट विच आर रिलेटेड टू अ नंबर। सिमिलरली मोल इज a unit which are related to number, और that number is 6.022 into 10 to the power 23। कुछ भी अगर इतना यूनिट का कुछ चीज अगर देखें 6.023 into 10 to the power 23 नंबर का कुछ चीज अगर देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल है। ठीक है, अगर 12.044 into 10 to the power 23 नंबर है तो उसको हम लोग कितना मोल बोल देंगे? 2 मोल। अगर हमने इसका हाफ कर दें, मतलब 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग कितना मोल बोलेंगे? हाफ मोल। जैसे डजन है उसी तरह से मोल है। मोल इज अ यूनिट विच आर रिलेटेड टू अ नंबर, दैट नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि एवोगाड्रो ने उन्होंने ये नंबर दिए थे भाई। ओके, अब हम लोग तो डजन भी एक यूनिट है, मोल भी एक यूनिट है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो देखो डजन क्या होता है कि भाई डजन जो होता है हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हम लोग करते हैं, लेकिन मोल को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जैसे हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलना बिल्कुल सही है, 1 मोल प्रोटॉन बोलना बिल्कुल सही है, 1 मोल एटम बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन 1 मोल मैंगो बोलना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग इतना नंबर को अगर हम लोग बनाने बोल दिया तो दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई कि 6.022 10 to the power 23 नंबर हम कहाँ से बनाए। क्लियर है बात को? तो यार तो मोल को हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और डजन और मोल में क्या बेसिक डिफरेंस है कि डजन को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे 1 डजन मैंगो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 मोल मैंगो बोलना बिल्कुल गलत है। तो डजन को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन मोल को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं। इन विच सेंस इट विल बी यूज्ड, दिस विल बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसके टर्म में आप यूज कर सकते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे सबस्टेंस बना होता है।
कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? एटम। क्लियर है? तो हम लोग मोल को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कुछ भी हो सकता है भाई, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। 1 मोल एटम बोलना बिल्कुल सही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलना बिल्कुल सही है, 1 मोल मॉलिक्यूल बोलना बिल्कुल सही है, 1 मोल प्रोटॉन बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन 1 मोल मैंगो बोलना बिल्कुल गलत है। तो मोल को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स के फॉर्म में। क्लियर है? जहां भी इतना यूनिट अगर देखें तो उसको कितने मोल बोलेंगे? 1 मोल। 12.044 इंटू 10⁻23 अगर उतना यूनिट देख रहे हैं, दैट इज द 2 मोल। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है। तो फिर मोल को अगर हम लोग अगर बोले कि भाई मोल, 1 मोल मतलब क्या हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि भाई 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड द नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। और नंबर कितना होता है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब किसी भी सबस्टेंस के अगर 1 मोल लेंगे ना, तो किसके इक्वल होगा? फंडामेंटल पार्टिकल, सेम नंबर के फंडामेंटल पार्टिकल। और वो नंबर कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर, दैट इज द 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल कुछ भी अगर लेते हैं तो इतना नंबर के इक्वल होगा। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि इसको जरा और क्लियर करते हैं कि भाई 1 मोल एनी सबस्टेंस। ठीक है? मान लो हमने प्योर सबस्टेंस जैसे पढ़े हैं कि प्योर सबस्टेंस में क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। तो हम लोग 2 सबस्टेंस ले रहे हैं, एक एलिमेंट, इसको थोड़ा ऊपर इसको इरेज करते रहे। तो हम लोग 2 सबस्टेंस ले रहे हैं प्योर सबस्टेंस में, जैसे एक एलिमेंट हो गया और एक हम लोग ले रहे हैं कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। 2 प्योर सब्सटेंस लिए, एलिमेंट और कंपाउंड, बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो यार एलिमेंट को अगर हम बोले कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट विल हैव, कोई सा भी अगर हम एलिमेंट के 1 मोल लिए तो उसके पास कितना फंडामेंटल पार्टिकल होगा? तो 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस always contain the same number of fundamental particles and the number is Avogadro number। और कितना नंबर होता है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23। तो उसी तरह से अगर हम सबस्टेंस एलिमेंट लिए तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट विल हैव फंडामेंटल पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल और दैट नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है बताया गया था? एटम। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? एटम्स। क्लियर है? मतलब 1 मोल एलिमेंट में कितने एटम होंगे, कितने फंडामेंटल पार्टिकल होगा? फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज द एटम कितना होगा? इतना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसी तरह से अगर हम लोग इधर बात करें कि भाई 1 मोल of any compound will have 6.022 into 10⁻23 फंडामेंटल पार्टिकल। और फंडामेंटल पार्टिकल व्हाट? किसका? कंपाउंड का। कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? मतलब एलिमेंट में अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा भाई? एटम। कंपाउंड में जब बात करेंगे तो किसका फंडामेंटल पार्टिकल होगा? मॉलिक्यूल हम लोग लिखेंगे। तो एलिमेंट में हम लोग एटम का फंडामेंटल पार्टिकल देखेंगे और कंपाउंड में फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो ये चीजों को जरा ध्यान से, क्योंकि इंपोर्टेंट है अभी, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल क्लियर होना चाहिए कि अगर एलिमेंट में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग एटम लेंगे और कंपाउंड में बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे? मॉलिक्यूल्स लेंगे। ओके, तो ये बात तो क्लियर है। अब फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई
मोल से पहले भी एक यूनिट था, अब वो कौन सा यूनिट था? ओल्ड यूनिट था जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम। मोल से पहले हम लोग कौन सा यूनिट लेते थे? ग्राम एटम। मोल इज अ मॉडर्न यूनिट, है ना, इसको मॉडर्न यूनिट अगर बोले। अगर हम बोले कि भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या हुआ कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एवोगाड्रो नंबर दैट इज द 6.022 into 10⁻23। एक मोल एटम मतलब कितना एटम? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, दैट नंबर इज दिस, ठीक है। 1 मोल प्रोटॉन मतलब इतना प्रोटॉन, एवोगाड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक मोल आप कुछ भी लेना तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, और उतना नंबर कितना होता है? 6.022 into 10⁻23। अभी हम लोग बात कर रहे थे भाई ग्राम एटम। मोल से पहले एक यूनिट हम लोग यूज करते थे ग्राम एटम। मोल इज अ मॉडर्न यूनिट। तो ग्राम एटम का थोड़ा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 ग्राम एटम, एलिमेंट के लिए एक मोल में हम लोग बात करते थे 1 ग्राम एटम, ठीक है। कंपाउंड में बात करेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम एटम, अब ग्राम एटम का मतलब है, ग्राम एटम इज 1 वर्ड। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम किसी चीज का एटम लिया, 1 ग्राम ऑफ एटम इज डिफरेंट। तो 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम दोनों क्या है? एक वर्ड है। तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल एटम। अगर एटम का है तो एटम मोल लेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज 6.022 into 10⁻23 क्या? एटम्स। दैट इज द एवोगाड्रो नंबर एटम। क्लियर? उसी तरह से अगर हम लोग कंपाउंड में अगर बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 वर्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। इट इम्प्लाइज कितना? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? तो मोल के पहले एक यूनिट था ग्राम एटम। ग्राम एटम इज ऑल्सो अ 1 मोल। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 ग्राम एटम। क्लियर? उसी तरह से आयंस को भी हम लोग ग्राम एटम से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 मोल आयन। 1 मोल आयन, 1 मोल में कितना होता है भाई? 6.022 into 10⁻23। इसको हम वो भी लिख सकते हैं भाई, 6.022 into 10⁻23 आयंस। तो ग्राम एटम और मोल में कंफ्यूजन दूर हुआ कि भाई ग्राम एटम भी क्या है? मोल ही है। 1 ग्राम एटम में 1 मोल। एलिमेंट के लिए हम लोग ग्राम एटम यूज करते थे, कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? ग्राम मॉलिक्यूल। अब मोल आ गया तो हम लोग मोल को ही हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। कभी कभी ग्राम एटम से भी क्वेश्चन अभी कभी कभी आ जाता है, लिख दिया जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग जैसे एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। जैसे डजन है, तो अगर हम बोले कि भाई 24 है तो कितना डजन होगा, तो आप क्या करेंगे कि 24 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको कितना डजन मिल जाएगा? 2 डजन। उसी तरह से अगर हम बोले कि भाई 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कुछ भी है, तो उसमें कितना मोल होगा, तो उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे? 6.022 into 10⁻23, तो 1 मोल आ गया। अगर हम बोले कि भाई 12.044 into 10⁻23 फंडामेंटल पार्टिकल कुछ आपको दिया गया है, तो उसको में कितना मोल होगा, तो उसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 6.022 into 10⁻23। मतलब एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मोल मिल जाएगा? 2। तो उसी तरह से अगर हम लोग बनाए कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गिवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल डिवाइडेड बाय
6.022 इंटू 10⁻23, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं इन्हें। तो एक ये अपना फॉर्मूला बनेगा कि भाई अगर आपके पास कुछ नंबर में फंडामेंटल पार्टिकल अगर दिया हुआ है तो उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, Na से, मतलब एवोगाड्रो नंबर से, तो वो आपको कितना क्या दे देगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी तरफ भी सोच सकते हैं कि अगर आपको मोल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल चाहिए तो मोल से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। मतलब Na से अगर मल्टीप्लाई अगर मोल में करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे कि एग्जांपल जैसे हम बोले कि भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। 5 मोल इलेक्ट्रॉन में तो 5 इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, तो 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 10 मोल प्रोटॉन इक्वल टू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल आएगा। अगर नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से एवोगाड्रो नंबर में डिवाइड करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी तक तो अभी एक फॉर्मूला भी हम लोग देखे हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स में, तो सिंपल सा तो कंसेप्ट है। अब दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, कि जैसे आपको एक मासलेस कंटेनर दिया गया, ठीक है, मासलेस कंटेनर है, इसमें 1 मोल सल्फर दिया गया और बोला गया कि भाई इसका बताओ टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा। जरा बेसिक कंसेप्ट से जरा समझा जाए। मासलेस कंटेनर में 1 मोल सल्फर, बोला गया कि टोटल मास बताना है। तो बताएं सबसे पहले तो सल्फर क्या है भाई, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, पहले तो इसमें तो नो डाउट सल्फर क्या है भाई, एलिमेंट है। तो एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, एटम। ओके, अब बताओ कि 1 मोल सल्फर अगर आपके पास है तो कितना नंबर एटम होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई हम लोग एवोगाड्रो नंबर को हम लोग सिंपल अब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Na से। Na का वैल्यू दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल सल्फर में लिख सकते हैं कि Na एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है। कि 1 मोल सल्फर में कितना एटम होगा भाई, Na एटम होंगे। ओके, हमें क्या पता करना है कि 1 मोल सल्फर में टोटल मास पता करना है। तो जरा लॉजिक ये है कि यार 1 मोल में अगर हमें पता चल गया, 1 मोल सल्फर में अगर हमें कितना एटम सल्फर के हैं ये पता चल गया, वो कितना एटम है भाई, Na एटम है। तो 1 मोल सल्फर में जब Na एटम्स ऑफ सल्फर हैं और अगर हमें सल्फर के 1 एटम का अगर हमें मास पता चल गया तो क्या Na एटम का पता नहीं चल जाएगा, और Na एटम ही तो 1 मोल है। क्लियर हुआ? मतलब सल्फर एक सल्फर एटम का अगर हमें मास पता चल गया और उसको हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना सल्फर का मास आ जाएगा, 1 मोल सल्फर का मास हमें मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि भाई 1 मोल सल्फर में कितना एटम ऑफ सल्फर है, Na एटम्स ऑफ सल्फर। हमें पता है कि भाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना लिखा जाए, तो ऑलरेडी पता है भाई कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32। तो 32 अगर एटॉमिक वेट है तो उसके 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा, 32 AU। क्लियर? तो अगर हमें 1 एटम के सल्फर का मास पता चल गया और टोटल सल्फर के एटम कितने हैं, Na एटम, तो बताओ 1 का है 32 तो Na का कितना, Na इंटू 32, तो 1 मोल सल्फर का मास आ जाएगा। ओके, तो क्या लिखा जाए कि टोटल मास क्या हो जाएगा कि 32 AMU इंटू Na, और Na का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो अब देखा जाए कि एक और चीज हमने आपको बताया था कि 1 AMU
32 mu को अभी हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, ग्राम में, ठीक है ध्यान से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 mu में कितना ग्राम होता है, बताए थे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इंटू Na का वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23, और चूंकि mu ग्राम में है तो यूनिट भी ग्राम में आएगा। अब यार यहां से एक कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि अगर आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इट्स इक्वल टू 1, कितना निकल के आता है, 1 निकल के आएगा, 1 मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, 32 ग्राम। मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई 1 AMU ग्राम में इंटू Na इक्वल टू 1, दिस विल बी द कंक्लूजन। तो अब जरा इसमें लॉजिक का अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन क्या था कि 1 मोल सल्फर का मास बताना था, तो कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया। तो यार जब 32 जब ग्राम आ गया तो आप किसी भी 1 मोल, अच्छा 32 क्या है, दिस विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, और उसमें कि कौन सा यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम से, तो कितना मोल का मास दे दिया, 1 मोल एलिमेंट का मास दे दिया। अब सल्फर की जगह पर हम कुछ भी एलिमेंट रख दें, सोडियम मैग्नीशियम जो चाहे वो रख दें, तो 1 मोल का एलिमेंट का मास उसका एटॉमिक वेट इनटू ग्राम। अगर हम लोग एटॉमिक वेट को अगर ग्राम के साथ लिखें तो कितना मोल का मास आ जाएगा, 1 मोल का मास देगा। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भाई mu इन ग्राम, 1 mu इंटू Na इक्विवेलेंट टू 1। तो व्हाट इज mu? तो 1 by Na। व्हाट इज Na? व्हाट इज आर डोंट नंबर, दैट इज 1 by Na। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं कि 1 mu इक्वल टू 1 by Na, Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by mu। अगर आपको Na को mu में कन्वर्ट करना है तो वहां से रिलेशन से पता चल जाएगा। अगर आपको mu को Na में कन्वर्ट करना है तो रिलेशन दोनों फिर में। अब यहां से हम एक क्या लिख सकते हैं कि भाई कि 1 मोल सल्फर का टोटल मास कितना आ गया, 32 ग्राम। अब 32 को एक यूनिट मिल गया, और कौन सा यूनिट है, ग्राम, और वो क्या बता रहा है, 1 मोल सल्फर का मास। अब सल्फर की जगह कोई सा भी एलिमेंट अगर लेंगे और उसके एटॉमिक वेट, जैसे सल्फर का एटॉमिक वेट 32 था और ग्राम आ गया, तो 32 ग्राम मतलब क्या होगा, 1 मोल सल्फर। हम बोले कि सोडियम, 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। अब उसमें क्या लगा देंगे, ग्राम, क्योंकि सभी के साथ तो यही होने वाला है, हमेशा वही आएगा, 23 mu इंटू Na, फिर mu इंटू करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से कंसेप्ट क्या आ रहा है कि भाई 1 मोल कोई सा भी एलिमेंट लोगे ना तो उसका एटॉमिक वेट किसमें है, इनटू ग्राम, दैट विल बी द गिव द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। तो एक जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट इनटू ग्राम। एक जनरलाइज फॉर्म हो गया भाई कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास उसका एटॉमिक वेट इसमें ग्राम है। ओके, नेक्स्ट जरा एक और बात करते हैं। ये तो हम लोग एलिमेंट का देख लिया, अब नेक्स्ट हम लोग मॉलिक्यूल में देखते हैं। सेम कंसेप्ट इधर भी रहेगा भाई। जैसे हमने एक मासलेस कंटेनर लिया है, क्योंकि हम एक समरी बाद में फिर निकालेंगे कि क्या अपने को मिलेगा, या फिर अभी इसमें एक और बात कर लेते हैं कि भाई तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, अगर हम बोले कि भाई एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23, तो अगर हम बोले कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 23 ग्राम हो जाएगा, 23 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। तो अगर हम पूछे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। क्लियर है?
यहां से एक फॉर्मूला भी बन रहा है, जैसे अगर हम बोले कि भाई 32 ग्राम सल्फर अगर आपके पास है तो कितने मोल के बराबर है, तो आप बोलोगे 1 मोल के बराबर है। अगर हम बोले कि भाई अगर इस 64 ग्राम अगर ले लें, 64 ग्राम सल्फर लें, तो अगर हम बोले कितना मोल होगा, तो चूंकि 32 ग्राम में 1 मोल है सल्फर का, तो 64 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 मोल। क्लियर है? 16 ग्राम सल्फर में कितना मोल होगा, तो हाफ मोल। तो सेम कंसेप्ट क्या है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखे है, मास गिवन, ऐसे लिख ले, गिवन मास इन, किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय, और उस एलिमेंट का क्या डिवाइड कर दोगे, एटॉमिक वेट। क्या यही तो होगा? जरा ध्यान से, हमने बोले कि भाई 32 ग्राम में जब 1 मोल सल्फर का है, तो अगर हम बोले कि भाई 32 ग्राम में, तो 64 ग्राम सल्फर में कितना सल्फर का मोल होगा, तो आप क्या किए कि चूंकि 32 ग्राम में 1 मोल है, तो 64 ग्राम में क्या होगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 32, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 मोल। 2 मोल सल्फर का होगा। अब सेम लॉजिक हम फॉर्मूला में लगाए, इसी से फॉर्मूला डिराइव किया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट क्या लिखा जाए, तो आपको जो मास दिया हुआ है, जैसे हमें कितना ग्राम में पता करना था, 64 ग्राम में कितना मोल होगा सल्फर का, तो 64 गिवन मास डिवाइडेड बाय, और उस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना, 32, तो आंसर आ गया कितना, 2। तो फॉर्मूला समझ में आया? तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग मोल निकालें, तो जो मास दिया हो उसके किससे डिवाइड कर दें, एटॉमिक वेट से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट। अब सेम सिचुएशन अब हम लोग मॉलिक्यूल में देखते हैं। जैसे एक मासलेस कंटेनर लिए, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 मोल, चलो अमोनिया ले लेते हैं, 1 मोल अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल लिए। इसमें फिर उसी तरह से पूछा गया है कि इसमें टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा, सेम क्वेश्चन है। अब देखा जाए कि भाई 1 मोल अमोनिया आप लिए हो, अब उसमें टोटल मास पूछा गया, तो अगर हमें अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल का मास पता चल गया, और उस 1 मोल अमोनिया में टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, दैट इज Na मॉलिक्यूल। क्यों, कैसे भाई, NH3 क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। अब 1 मोल कंपाउंड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दिस इज द Na, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख सकते हैं ना। 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम का मतलब Na एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब Na इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल NH3 मतलब Na मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं भाई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो यार अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 17, तो 17 क्या लिखे, ग्राम या एम, क्या होगा, एम। 1 मॉलिक्यूल का मास है तो कितना हो जाएगा, 17 एम, ऑलरेडी बात हो चुका है भाई। तो बताओ, अगर हमें अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल का मास पता चल गया 17 एम है, और 1 मोल अमोनिया में टोटल मॉलिक्यूल कितना है, Na, तो Na इंटू 17 एम कर देंगे तो क्या टोटल मास आ जाएगा। चलो, तो अब क्या कर दिए कि भाई 17 एमयू इंटू Na, फिर वही 17 इंटू एमयू इन ग्राम इंटू Na, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये डिजिट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 17 क्या, ग्राम।
क्लियर है? तो यार यहां से भी क्या लॉजिक लग रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल का अगर मास लेना है अपने को, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, तो क्या दे देगा? एक मोल मॉलिक्यूल का मास दे देगा। पहले क्लियर हो रहा है? अब यहां पे अब कोई सा भी अगर आप मॉलिक्यूल ले ले, जैसे हमने H2O ले लिए, H2O हमने क्या ले लिया भाई? एक मोल H2O, एक सैंपल लिए, और इसमें अगर हम पूछे कि भाई इसका टोटल मास कितना होगा, एक मोल H2O में टोटल मास कितना होगा, तो फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि इसका एक H2O का पहले हम लोग वेट देखेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल का वेट देखेंगे, एक मोल H2O में कितना मॉलिक्यूल है भाई? तो Na मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो Na इनटू एक H2O का मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 mu। तो 18 mu इंटू Na, फिर Mu और Na दोनों मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1। तो क्या अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम ये आंसर होगा। तो हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको अगर एक मोल का अगर हमें मास चाहिए, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, दैट विल गिव क्या? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल या कंपाउंड। क्लियर है? तो एक मोल H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 इंटू ग्राम, तो 18 ग्राम क्या दे रहा है? एक मोल H2O। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में हम क्या फिर वापस से हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम। ये हो जाएगा भाई उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, तो क्या दे देगा? एक मोल कंपाउंड का मास दे देगा। क्लियर हो रहा है दोनों में? अगर एलिमेंट में अगर बात करेंगे तो एटम, कंपाउंड में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल का मास हमेशा किस में होगा? तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, तो क्या दे देगा? एक मोल का मास। एक मोल एलिमेंट का मास हमें चाहिए, तो उस एटम का एटॉमिक वेट इनटू ग्राम, तो क्या दे देगा? एक मोल ऑफ एलिमेंट का मास दे देगा। क्लियर है? अब इसको अब यहां पे भी अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड। जैसे अगर हम बोले कि भाई रिवर्स सोचे कि एक मोल वाटर का मास हमें कितना मिल गया? 18 ग्राम। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 18 ग्राम वाटर आपके पास है, तो आप बताइए कितना मोल है? तो आप रिवर्स सोचेंगे तो कितना आएगा? 1 मोल। 18 ग्राम हम पानी लेंगे तो उसमें बोलेंगे कि कितना मोल है? 1 मोल के बराबर है। देखो 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम। तो अब अगर हम बोले कि भाई 36 ग्राम पानी लिए, तो बताओ कितना मोल ऑफ वाटर? तो 36 डिवाइडेड बाई 18, तो 2 मोल आएगा वाटर का। क्लियर है? तो यहां से फिर एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या, कि इसमें अब चेंज हो जाएगा भाई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी क्या कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई, अब कंपाउंड है तो यहां पे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? देख लें आप। तो एलिमेंट का भी मोल हम निकाल सकते हैं, कंपाउंड का भी मोल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है? मोल में अगर हम एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है? मोल में अगर हम मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दे देगा? मास ऑफ कंपाउंड। मोल में अगर हम एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा? मास ऑफ एलिमेंट देगा। क्लियर है सब बात? अच्छा, तो अभी हम लोग अभी तक क्या हम लोग सीखे कि भाई अगर आपको सिंगल एटम
या सिंगल मॉलिक्यूल का अगर आपको वेट पता करना है तो उसका एटॉमिक वेट में किससे मल्टीप्लाई होगा, AMU से, ठीक है। और अगर आपको 1 मोल एलिमेंट या 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस आप ले तो उसमें आपको अगर वेट पता करना है तो उसका अगर कंपाउंड ले रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, और अगर एलिमेंट ले रहे हैं तो एटॉमिक वेट इनटू ग्राम, तो क्या दे देगा आपको 1 मोल का मास दे देगा। चलो, तो अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स देखें। अब इसी के टर्म में एक और हम आपको कंसेप्ट यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक फाइनली एक हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। देखना, एक कंसेप्ट आता है मोलर मास। क्या आता है भाई, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई सा भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, वो क्या दे देगा, मोलर मास। मोलर मास कहा जाता है, ठीक है भाई। अगर हम देखें कि अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि भाई 1 मोल मॉलिक्यूल का अगर मास पता करना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, 1 मोल किसी एलिमेंट का मास पता करना है तो उसका एटॉमिक वेट इनटू ग्राम। ये चीज हम लोग देख लिया। अगर यूनिट आ रहा है तो 1 मोल का मास, AMU अगर यूनिट आ जा रहा है तो वो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास देता है, ओके। और मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कुछ भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कुछ भी आप ले लें, तो जो 1 मोल का मास होगा ना उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। एक और चीज, मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान से भाई, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं GAM। या एक और होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं GMM, ठीक है। तो ये सब जो कंफ्यूजिंग टर्म है ना, आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, दैट इज द मोलर मास सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सा भी सब्सटेंस। ग्राम मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल का बात हो रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम का बात हो रहा है तो 8 ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास भी कितना, 1 मोल एटम का मास, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास को दोनों बोलते हैं भाई, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, दैट इज द मोलर मास। तो यार जरा सोचना, अगर हम आपसे बोले कि मास ऑफ 1 मोल H2, ध्यान से, मास ऑफ 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का मास कितना होगा, तो यार आप बोलोगे 1 मोल H2O का मास, तो H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, और इसको किसके साथ लिख दोगे, ग्राम, तो ये हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। क्लियर है, ये तो 1 मोल H2O का मास कितना हो गया, 18 ग्राम। तो क्या 1 मोल H2O का मास यही क्या बता रहा है, इसको तो हम मोलर मास भी तो बोल सकते हैं, चेक करना, क्या बोल सकते हैं, मोलर मास, क्योंकि मोलर मास ही क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो इसको भी तो मोलर मास बोल सकते हैं। अच्छा, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है कि एटम है, तो मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास, या क्या बोला जा सकता है, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है भाई। तो मतलब एक ही टर्म को कितने कितने ढंग से बोला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बात पहले समझ रहे हो। तो 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम, तो यही तो है क्या, मोलर मास, यही क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम लोग मोल का, हम लोग बेसिकली 2 फॉर्मूला जो ये पढ़े थे कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखे, गिवन मास बाय एटॉमिक वेट।
फिर दूसरा देखे भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू क्या लिखे ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यार दो फॉर्मूला हो गए, ठीक है, मास से रिलेटेड, तो इसको हम एक ही में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ मोलर मास। क्लियर है? तो जैसे देखते हैं कि मोलर मास तो एक पता हो गया कि भाई मोलर मास किसको बोलते हैं। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि एक मोल का मास, दैट इज अ मोलर मास। चलो मोलर मास पहले और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने आपको कुछ सैंपल दिए हैं, हमने कुछ सैंपल लिए हैं, ठीक है। पहले हम लोग एलिमेंट का हम लोग सैंपल लेते हैं, एटम का, जैसे हाइड्रोजन एटम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतना हमने एक सैंपल लिया। इसमें आपसे हम पूछे कि भाई बताओ एटॉमिक मास कितना होगा। ओके, एक कॉलम एटॉमिक मास का है, दूसरा कॉलम हमने आपसे पूछ दिया कि बताना मोलर मास कितना होगा। मोलर मास, या फिर चूंकि एटम है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये दोनों बात बराबर है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, तो एलिमेंट हम लोग लिख लीजिए, जैसे सैंपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1, ऑलरेडी 1, ठीक है। अच्छा, 1 क्या होगा, एमयू होगा कि ग्राम होगा, ये लॉजिक है। तो यार एक एटम का हम लोग एक एटम का लेके चल रहे हैं, तो एटॉमिक मास एक एटम का पूछ रहा है, तो एक एटम का मास हम क्या लिखें, 1 क्या, ए, 1 क्या लिखेंगे, AMU। अच्छा, और मोलर मास पूछ रहा है, तो यार मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। तो एक मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम। मतलब हाइड्रोजन का मोलर मास पूछा है तो इसको हम कितना लिखे, 1 ग्राम लिखेंगे। क्लियर है, 1 ग्राम। जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32, और एक एटम ऑफ सल्फर का मास कितना होगा, 32 AMU। क्लियर हो रहा है? मोलर मास मतलब एक मोल का मास, तो क्या लिखेंगे, 32 ग्राम, 32 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, 16, एक एटम एटॉमिक मास पूछा है, एक एटम का मास दैट इज 16 AMU। मोलर मास एक मोल का मास मतलब 16 ग्राम। उसी तरह से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 AMU, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। क्या मोलर मास क्लियर हुआ एलिमेंट का? हम लोग कंपाउंड का भी देखेंगे अभी, पहले क्लियर हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई डिफरेंस जरा देखते हैं कि अगर हमें जैसे नाइट्रोजन को अगर हम एलिमेंट, नाइट्रोजन को अगर हम बोले कि भाई ये जो है 14, एक लिखा हुआ AMU, 14 क्या लिखा हुआ है, AMU, और एक 14 ग्राम लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 14 AMU एंड 14 ग्राम? जरा लॉजिक है कि भाई 14 AMU और 14 ग्राम क्या बता रहा है। तो 14 AMU क्या बता रहा है, दिस इज द मास ऑफ one atom of nitrogen, one atom of nitrogen, एक नाइट्रोजन एटम का मास बता रहा है, दैट इज द 14 AMU। अब 14 ग्राम क्या बता रहा है, 14 ग्राम बता रहा है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। देख लो ध्यान से, मतलब एक मोल नाइट्रोजन एटम को किससे, ग्राम, और एक एटम मतलब AMU। क्लियर हुआ? एक अगर हम पूछे कि भाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास। तो बताओ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, 14 ग्राम। पहले क्लियर है? तो एलिमेंट का एटॉमिक वेट, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास आप बता देंगे। अगर हम पूछे कि मोलर मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना, 23, तो 23 क्या ग्राम हो जाएगा, क्या मोलर मास। और हम पूछे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो क्या लिखते हैं, 23 AMU।
ये सब काफ़ी झंझट है, दिमाग लगाना होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई जैसे फ्लोरीन, से मान लेते हैं हीलियम, तो व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ हीलियम? व्हाट विल बी मोलर मास ऑफ हीलियम? तो 4 ग्राम होगा। अब जो व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम? 4 AMU। और एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम दैट इज द 4। क्लियर है? चलो, अब हम लोग कंपाउंड वाले से रिलेटेड देख लेते हैं कि कंपाउंड वाले से किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। इसी में देख लेते हैं हम। अगर हम आपको दें कि भाई चलो पानी लेके चलते हैं H2O, ठीक है। H2O को 2 यूनिट दिया गया, एक दिया गया 18 AMU और एक दिया गया 18 ग्राम। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 18 AMU का मतलब मास ऑफ H2O क्या है? एटम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास दैट इज 18 AMU और 18 ग्राम क्या बता रहा है? मास ऑफ 1 मोल H2O, मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल का मास दैट इज 18 ग्राम। अभी मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों बात बराबर है। तो मोलर मास समझ में आ रहा है? ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेट को, दैट इज द मोलर मास। अच्छा, अब इससे जरा समझ लेते हैं कि जैसे हमने कुछ सैंपल ले रखे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे N2 हमने एक सैंपल ले लिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ चलो ओजोन ले लिए, वाटर, अमोनिया, H2SO4, इस तरह से हमने ले रखे हैं। तो यार ओजोन का हमने सैंपल लिया है, जरा ध्यान से। तो ओजोन का जो सैंपल लिए हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास में हम लोग बात करेंगे। तो सैंपल है ओजोन का, पूछा गया भाई मॉलिक्यूलर मास। तो एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक वेट होता है? 16। कितना ऑक्सीजन एटम है? 3। तो कितना हो जाएगा? 48 क्या AMU की ग्राम, एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है। तो 14 क्या लिखेंगे? AMU। अब इधर क्या लिख देंगे? 48 ग्राम। दिस इज द मोलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। H2O का मोलर मास कितना होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना? 18 AMU। मोलर मास कितना? 18 क्या ग्राम। अमोनिया है, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 17। 14 प्लस 3 17 क्या AMU। और इधर मोलर मास पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा? 17 ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना एक मॉलिक्यूल का? तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे भाई? इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने कैसे निकाला जाता है बताया जा चुका है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। तो यहाँ पे 98 AMU होगा कि ग्राम? तो AMU। अब यहाँ पे मोलर मास पूछा है तो हम लोग क्या लिख देंगे? 98 ग्राम। तो क्या आपको यहाँ तक ऐसे समझ में आ गया होगा कि भाई मोलर मास क्या होता है और वो ग्राम कैसे आता है? वो हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 AMU इंटू Na इक्वल टू कितना हो जाता है? 1, इसलिए वो यूनिट ग्राम हो जाता है। तो मोलर मास क्लियर है। अब इस मोलर मास के हेल्प से हम लोग अब फाइनली एक मास से रिलेटेड नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे यार मोलर मास तो हमें निकालने आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, देखो कैसे करते हैं। हम आपसे पूछे भाई 18 ग्राम क्या बता रहा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। तो 18 ग्राम में 1 मोल H2O, तो 36 ग्राम में कितना मोल H2O? तो 36/18, तो कितना मोल आ जाएगा? 2 मोल।
क्लियर है? सेम फॉर्मूला अब यहां करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हम क्या लिखे हैं कि गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। बस एक लाइन में एक फॉर्मूला। अब जो दो फॉर्मूला लिखे थे कि भाई एलिमेंट में कैसे मोल निकालते, कंपाउंड में कैसे मोल निकालते, वो तो हम समझा रहे थे कि भाई इस तरह से आया। अब एक फाइनली एक आया कि भाई अगर आपको मास दिया हुआ ना कोई सा भी सबस्टांस का, तो उसको उस सबस्टांस का किससे डिवाइड कर दोगे, उस सबस्टांस के मोलर मास से। और मोलर मास कैसे निकालते हैं अभी आपको हमने सब चीज बता दी। एक मोल का मास दैट इज द मोलर मास। अब ये सबस्टांस कुछ भी हो सकता है ना, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड, कुछ भी हो सकता, तो उसका मोलर मास तो हमें पता ही है। अगर एलिमेंट का पूछा तो एलिमेंट का एटॉमिक वेट इनटू ग्राम, कंपाउंड का पूछा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू ग्राम, दैट इज द मोलर मास। क्लियर है? देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अगर आपको दिया हुआ है तो डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास से। चूंकि हमें पता है कि भाई आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है 56। अगर हम पूछे कि भाई 100 ग्राम आयरन है, 100 ग्राम आयरन है, तो बोले कि बताओ कितना मोल होगा। कभी सी बात है भाई 100 ग्राम आयरन है तो इसमें मोल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे कि मोल इक्वल टू, बताओ 100 ग्राम आयरन है तो गिवन मास 100 ग्राम दिया हुआ है डिवाइड बाय मोलर मास। तो आयरन का मोलर मास कितना होगा, आयरन का मोलर मास कितना होगा, तो आयरन क्या है एटम, तो एटम का एटॉमिक वेट कितना 56, और 56 क्या ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 56। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, दैट इज द उतना मोल। पहले ये सब बात क्लियर हुआ? तो इसलिए एक फाइनली हम लोग क्या लिख दिए कि भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, मास दिया हुआ है, तो मास को किससे डिवाइड कर दो, उसके मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग दो फॉर्मूला देखे भाई। नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान रखना, मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी दो फॉर्मूला क्या देखे कि भाई मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। दूसरा क्या देखे कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया हुआ है फंडामेंटल पार्टिकल, तो उसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, एवोगाड्रो नंबर से, क्या दे देगा नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज द Na। Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। तो अभी तक हम लोग ये दो फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है, और भी आएंगे। तो अब इससे रिलेटेड मोलर मास की हम बता दिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। 90 ग्राम H2O, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 1.8 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, 96 ग्राम ओजोन O3, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर एक मोल कैलकुलेट करना है 1.204 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल H2SO4। इसमें आपको मास कैलकुलेट करना है, बाद बाकी ये सब में आपको मोल कैलकुलेट करना है। ये आपको अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला देखे। मास दिया हो तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मोल। अगर आपको मोल दिया हो और उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल दिया है मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कंपाउंड या उस एलिमेंट का मास, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं तो उसको किससे डिवाइड कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या दे देगा मोल। मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको आप जो भी क्वेश्चन है, एक हम बताते रहे कि जैसे 90 ग्राम H2O है तो इसमें मोल निकालना है, तो मोल इक्वल टू मास दिया हुआ है तो गिवन मास
90 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा भाई 18 ग्राम, ऊपर भी ग्राम नीचे ग्राम कैंसिल, कितना मोल आ जाएगा 5 मोल। अच्छा ये 5 मोल जो आएगा वो किसका मोल आएगा? तो यह ध्यान रखना कि जो आपने लिए उसी का मोल आता है, कि जैसे H2O है तो H2O का ही मोल आएगा। अब H2O क्या है मॉलिक्यूल, तो 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो लेते हैं उसी का मोल आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल लिए तो ये एटम का मोल दे देगा। एटम का मोल भी हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आपको ये बताने हैं, तो आप ये बना के रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप कंसेप्ट को ज़रा समझते रहिएगा कि किस तरह से कंसेप्ट रिलेटेड है। जिनको आता भी हो तो रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।